नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। तो भाई दूज के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, आप सभी को भाई बहन के अटूट स्नेह और प्रेम के प्रतीक भाई दूज के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व आप सभी के जीवन में उत्साह, उमंग, सुख, समृद्धि लेकर आए, यही कामना है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका यहां पर रुख कर लेते हैं। तो बड़ी जानकारी इस बीच बता दें, केदारनाथ से जहां पर शीतकाल के लिए बंद बाबा केदारनाथ के कपाट, जी हां, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं बाबा केदारनाथ के कपाट। पूजा पाठ के बाद बंद किए गए कपाट। केदारनाथ के कपाट बीकेटीसी के अध्यक्ष राजेंद्र अजय रहे मौजूद। तो 15,000 से भी अधिक श्रद्धालु मौजूद रहे। इस मौके पर पंचमुखी उत्सव डोली रामपुर के लिए रवाना हो चुकी है। बड़ी अहम जानकारी आपको बता दें, 15,000 से ज्यादा जो श्रद्धालु इस दौरान मौजूद रहे। पूजा पाठ के बाद बाबा केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए गए हैं। बीकेटीसी के अध्यक्ष राजेंद्र अजय मौजूद रहे। 15,000 से भी अधिक श्रद्धालु इस दौरान मौजूद रहे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंचमुखी उत्सव डोली रामपुर के लिए रवाना हो चुकी है। बड़ी खबर, पूजा पाठ के बाद बंद किए गए केदारनाथ के कपाट। श्री केदारनाथ जी के कपाट बंद होने के अवसर पर यहाँ पे उपस्थित समस्त तीर्थयात्री, सभी भक्तजन और स्थानीय लोग, हकदारी, केदार सभा, आज बहुत ही भाव विभोर वाले पल है, क्योंकि पूरे 6 माह भगवान श्री केदारनाथ जी ने सभी भक्तों को दर्शन दिए और हम श्री केदार सभा की ओर से और हकदारी यहाँ पे पंचायत समिति की ओर से समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान श्री केदारनाथ जी की कृपा दृष्टि बनी रहे सभी भक्तों पर। आज 8:30 पर भगवान श्री केदारनाथ जी की चलती डोली अपने शीतकालीन प्रवास ओंकारेश्वर मंदिर ऊंची के लिए प्रस्थान करेगी और पहला पड़ाव आज रामपुर में होगा और दूसरा पड़ाव काशी विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी और तीसरे पड़ाव के लिए अपने शीतकालीन प्रवास श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ पहुंचेगी। सभी भक्तों पर भगवान श्री केदारनाथ जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। तो केदारनाथ मंदिर के आज का पाठ बंद हो गए हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, जय बाबा केदार, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के प्रतीक 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पावन श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। शिव शंभू से आप सभी के सुख, समृद्धि और आरोग्यपूर्ण जीवन की कामना करता हूं। हमारी सरकार श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण और पुनर्विकास के लिए पूरी तरह से समर्पित है। श्रद्धालुओं को अधिक सुगम और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव देने और धार्मिक पर्यटन के माध्यम से स्थानीय लोगों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए हम निरंतर कार्य करते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, आज यमुनोत्री धाम के कपाट होंगे बंद। जानकारी आपको दे दें, शीतकाल के लिए यमुनोत्री धाम के कपाट आज बंद कर दिए जाएंगे। मंदिर समिति ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कल गंगोत्री धाम के कपाट बंद हुए, आज सुबह केदारनाथ के धाम के कपाट बंद हुए और अब यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए जाएंगे शीतकाल के लिए। ये कपाट जो है विधि विधान के साथ बंद किए जाएंगे। मंदिर समिति ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। तो भारी मात्रा में श्रद्धालु यमुनोत्री धाम पहुंचे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, आज यमुनोत्री धाम के कपाट होंगे बंद। तो बड़ी जानकारी आ रही है, शीतकाल के लिए बंद होंगे कपाट। तो पूरे विधि विधान के साथ आज यमुनोत्री धाम के जो कपाट हैं वो बंद किए जाएंगे। और नवीन शुक्ला संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ।
नवीन, आज बाबा केदारनाथ के जो कपाट हैं पूरे विधि विधान के साथ बंद हो गए हैं शीतकाल के लिए, और अब आज यमुनोत्री धाम के कपाट जो हैं वो बंद होंगे। अब कितने बजे पूरा ये कार्यक्रम रहने वाला है? क्या कुछ तैयारियां यमुनोत्री धाम में कर ली गई हैं? श्रद्धालु भी वहां पर पहुंच रहे होंगे? जी अंजलि, निश्चित तौर पर क्योंकि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही थी और जो शीतकालीन जो कपाट बंद करने की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो चुकी है। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह करीब 8:30 बजे जो है वो बंद करने का जी। बंद किए गए हैं। विधिवत जो पूजा अर्चना थी, इसके साथ ही वहाँ पर जो तमाम जो श्रद्धालु थे वो भी पहुंचे थे और जो प्रक्रिया थी वो पूरी तरीके से शुरू हो गई थी करीबन 5 बजे से, और करीब 8:30 बजे से 8 बजे से जो केदारनाथ धाम का जो कपाट है जी। बंद किए गए हैं। और कहीं ना कहीं तमाम जो पूजा अर्चना है, तुरंत पूजा अर्चना की गई और साथ ही अब जो अन्य धाम है उनके कपाट भी बंद करने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। जो आपकी बार जो अगर यात्रा की बात की जाए तो उत्तराखंड में जो चारधाम यात्रा चल रही थी इसमें जो तमाम जो श्रद्धालु हैं लगातार वो पहुंच रहे थे देश के नहीं विदेशों से भी। और चारों धामों का अगर आंकड़े की बात की जाए तो करीब 45 से 46 लाख यात्री हैं वो चारों धामों में पहुंचे थे। और साथ ही अगर बात की जाए केदारनाथ धाम की तो 16 लाख से अधिक यात्री जो तीर्थयात्री हैं उन्होंने दर्शन किए हैं। और आज जो सेना की धुन थी उसके साथ ही केदारनाथ धाम के कपाट को बंद किया गया। वहाँ पर विधिवत पूजा अर्चना की गई। करीब 20 कुंतल फूलों से केदारनाथ धाम को सजाया गया था और श्रद्धालुओं में एक जगह बहुत देखने को मिल रही थी कि लोग ये चाह रहे हैं कि बाबा केदार का दर्शन हो जाए, क्योंकि अब जो कपाट है शीतकालीन के लिए 6 महीने के लिए बंद किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा था और जो श्रद्धालु पहुंच रहे थे वो अभी ये चाह रहे थे कि जल्द से जल्द वहां पर दर्शन हो। जी बिल्कुल नवीन, हालांकि इस दौरान व्यवस्थाओं की अगर यहाँ पर बात की जाए, किस तरीके की व्यवस्थाएं रही चारधाम यात्रा के दौरान? हालांकि विपक्ष चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल जरूर उठाता आया, लेकिन सरकार के जो दावे थे इस चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर वो जमीनी हकीकत में किस तरह देखने को मिले? जी अंजलि, देखा जाए तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पौराणिक यात्रा भी है और कहीं ना कहीं इसे अगर राजनीतिक रूप भी दिया जाता है, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहता है, लेकिन सरकार की मंशा साफ तौर पर यही रहती है कि जो यात्री हैं, तमाम यात्री जो पहुंच रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है तो कई बार बारिश होती है, मलबा आ जाता है, यात्राएं बाधित हो रही थी, लेकिन प्रदेश सरकार का यह सांसद जी प्रदेश सरकार यात्रा को पूरी तरीके से चाक चौबंद किया जाए, यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, श्रद्धालुओं को रहने खाने की जो व्यवस्था थी उसे दुरुस्त करने का काम किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात जरूर है कि उत्तराखंड में जो चारधाम यात्रा थी इस बार जरूर बीच में 2-3 बार रुकी थी, लेकिन इसे कुशल संचालन के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही थी। जो संबंधित विभाग हैं उन्हें तमाम जिम्मेदारियां सौंपी गई थी और जो मार्ग बाधित हो रहे थे उन्हें खोलने का काम किया जा रहा था। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि पहाड़ी क्षेत्र से मलबा आता है तो यात्रियों की सुरक्षा विशेष रूप से प्रदेश सरकार ने जिम्मेदारी ली थी कि किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आने पाए, जान मान की कोई हानि ना होने पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा था। और अगर कहीं यात्रा उस समय बाधित हो रही थी, बीच में जो अन्य पड़ाव बनाए गए हैं वहां पर यात्रियों को रोकने का काम किया जा रहा था। जब मार्ग हो जा रहे थे तो वहां पर फिर जो यात्रियों का था संचालन था उसे शुरू किया गया। कहीं बिल्कुल बने रहिए नवीन आप हमारे साथ। तो आपको बता दें विधिवत रूप से आज जो यमुनोत्री धाम के कपाट हैं वो भी बंद यहाँ पर किए जाएंगे। तो केदारनाथ विधानसभा सीट पर अगर बात की जाए तो बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उन्होंने धाम में जनसंपर्क अभियान भी चलाया और वहां चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने क्योंजा घाटी के कई गांवों में भ्रमण कर बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। तो केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने जीत के दावे कर रही है। वहीं इसके साथ ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने केदारनाथ में सरकार की अव्यवस्थाओं को मुद्दा बनाकर इस बार अपनी जीत का दावा ठोका है, जिसे लेकर उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष शिषपाल आर्य ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में बदहाल व्यवस्थाओं के रूप में की भी
के रूप में की बात की जाए तो अस्पताल में डॉक्टर नहीं है और स्कूलों में अध्यापक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि एकीकरण के नाम पर बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जिस तरह बद्रीनाथ और मंगलौर का उपचुनाव हमने जीता, उसी तरह से केदारनाथ उपचुनाव में भी हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा। व्यवस्थाएं बदहाल हैं। कहीं पर भी किसी भी अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं है। विशेषज्ञ की बात तो, स्पेशलिस्ट की बात तो छोड़ दीजिए, स्टाफ नहीं है, अध्यापक नहीं है। एकीकरण के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तमाम विषय हैं, राज्य के विषय हैं, देश के विषय हैं, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, ध्वस्त कानून व्यवस्था, डर और भय का माहौल, तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाना चाहेंगे। जिस तरह से बाबा केदारनाथ से पहले चुनाव जो हो रहा है, उससे पहले बद्रीनाथ का उपचुनाव, मंगलौर का उपचुनाव, जिसमें हमें बड़ी जीत मिली, जबकि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, धन बल का इस्तेमाल किया गया और एक डर और भय का माहौल बनाने की जनता के बीच में, मतदाताओं के बीच में कोशिश की गई, लेकिन जनता ने सब कुछ नकार दिया। उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी इन प्रकारेण केदारनाथ उपचुनाव को जीतना चाहती है। तो उत्तराखंड में केदारनाथ का उपचुनाव अब दिलचस्प मोड़ ले रहा है, जहां कांग्रेस हाल ही में केदारनाथ यात्रा में हुई अव्यवस्था, मुख्यमंत्री के जरिए दिल्ली में प्रतिरूप का शिलान्यास करना समेत पंडा पुरोहितों के विरोध को मुद्दे के रूप में उठा रही है। वहीं भाजपा ने भी अपने तर्कश में जवाबी तीर रखे हुए हैं। भाजपा एक और कांग्रेस के शासनकाल साल 2013 की आपदा को लेकर उसे घेर रही है, वहीं अपनी डबल इंजन की सरकार की भी उपलब्धियां गिना रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथुला ने केदारनाथ के विकास में डबल इंजन के प्रयास को महत्वपूर्ण बताया। वहीं कांग्रेस को उसके शासनकाल के दौरान भ्रष्टाचार और माफियाओं के कब्जे वाला करार दिया। वो कांग्रेस पार्टी है जो 2013 की आपदा को याद नहीं करती। ये कांग्रेस वो कांग्रेस पार्टी है जिसके नेता कई दिनों तक कोरोना वैश्विक महामारी में लॉकडाउन थे। इसलिए कांग्रेस इस प्रकार की बातें करती है, बड़ा हास्यास्पद लगता है। कांग्रेस अगर जो विकास की बात करती है तो बड़ी हास्यास्पद लगती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है, ये वही कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की स्थापना का विरोध किया था और इनके नेताओं ने कहा था कि अगर जो उत्तराखंड राज्य बनेगा तो हमारी लाश को बनेगा। तो ये कांग्रेस पार्टी केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप करती है। केदारनाथ में जिस प्रकार से 2014 के बाद से आपने देखा होगा कि केदारनाथ की जो विकास के काम है, केदारनाथ की पुनर्स्थापना के काम है, केदारनाथ के अंदर जिस प्रकार से जो नए कार्य हुए हैं, किस प्रकार से केदारनाथ के कामों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तेजी से काम किया है। तो केदारनाथ उपचुनाव में अपनी जीत दर्ज करने को लेकर कांग्रेस क्षेत्र के हर मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रही है और इसी क्रम में कांग्रेस ने एक नए मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है। दरअसल केदारनाथ सीट से टिकट बंटवारे पर बीजेपी ने दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या को टिकट न देकर भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष आशा नौटियाल को टिकट दिया है, जिसको अब कांग्रेस मुद्दा बना रही है। भाजपा का एक ट्रेंड रहा है कि वो जो भी दिवंगत विधायक हैं उनके आश्रितों को टिकट देती रही है। केदारनाथ में भाजपा ने ये परंपरा तोड़ी है और शैला रानी जी कांग्रेस में भी विधायक रही हैं और जब वो कांग्रेस में थी उसी दौर में केदारनाथ क्षेत्र में विकास के काम बड़ी मात्रा में हुए हैं, तो जनता निश्चित तौर पर कांग्रेस के दौर को याद करती है। कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए कहा है कि शैला रानी जी की पुत्री का भाजपा ने अपमान किया और जनता इस अपमान का बदला लेगी। आज केदार घाटी में जिस तरीके से जनता पिछले 7 सालों से सरकारी उपेक्षा झेलने के लिए मजबूर है, घाटी का पूरा कारोबार चौपट हो गया है। केदारनाथ धाम में हकूकधारियों के साथ प्रशासन ने जो जातियां की हैं वो किसी से छुपी नहीं है। 228 किलो सोना पीतल में कैसे बदला, आदरणीय शंकराचार्य जी का अपमान क्यों किया गया,
केदारनाथ मंदिर का प्रतीकात्मक मंदिर दिल्ली में बनाने का प्रयास क्यों हुआ? इन सवालों की जवाब जनता पूछ रही है और भाजपा के पास इन सवालों के जवाब नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। शैला नारायण रावत जी समय से पहले हमारे बीच से चली गई, इसका कष्ट हम सबको है। उनके परिवार के साथ हमारी सब संवेदना भी है, हमारा अपना परिवार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हमारी विधायक थी वो। और जहां तक ऐश्वर्या राय जी का सवाल है, तो निश्चित तौर पर भविष्य में उनके परिवार की जो पॉलिटिकल लेगेसी है वो ऐश्वर्या हाथ में लेने वाली है, तो पार्टी उनके बारे में निश्चित तौर पर समय पर विचार करेगी। और आज पूरी तरह उन्होंने एक बहुत अच्छा जो मुझे उनका कदम रहा कि वो बाकायदा इस समय प्रत्याशी के साथ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। निश्चित तौर पर उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित भी है। और संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ इस बीच इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, वैसे तो उत्तराखंड में केदारनाथ सीट पर उपचुनाव यहां पर होना है, लेकिन विकास के मुद्दों से तो दूर यहां पर जो तमाम विवाद है एक दूसरे की पार्टियों में, उसको लेकर चुनावी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप की स्थिति जो है वो चुनावी मैदान में ज्यादा देखने को मिल रही है बनिस्बत विकास। क्या कौन सी पार्टी कितना करवाएगी केदारनाथ में? जी अंजलि, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो केदारनाथ सीट है उसका चुनावी संगनाद हो चुका है। राजनीतिक पार्टियां लगातार केदारनाथ के दौरे कर रही हैं, चाहे सत्तारूढ़ बीजेपी की बात की जाए या मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात की जाए। दोनों ही दल अपने अपने तरीके से जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि केदारनाथ सीट जो है वो आस्था की सीट भी है। तो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस उसे अपनी सीट बताती आई है। वहीं बीजेपी से जो दिवंगत विधायक है शैला रानी रावत उस सीट पे विधायक रही है। अब देखने वाली बात यह है कि कितना जो दोनों ही दल हैं वह कितना जनता के बीच में जा सकते हैं और कौन इस सीट पर काबिज होगा, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष वहाँ के डेवलपमेंट को लेकर कह रहा है कि वहाँ पर कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि अब केदारनाथ धाम में पूरी तरीके से व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है। और 2013 में जो पूर्वोत्तर सरकार कांग्रेस की सरकार रही, उस समय आपदा आई थी, वहां पर चीजें अस्त व्यस्त थी और वहां पर कुछ विकास नहीं हो पाया। लेकिन जब से बीजेपी आई है तो विकास का कार्य वहां पर हो रहा है। केदारनाथ धाम को संवारने सजाने का काम किया जा रहा है और वहां की जो क्षेत्रीय जनता है वो भी बीजेपी के पक्ष में है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक पार्टियां हैं अपने अपने तरीके से जनता के बीच में जाने का काम कर रही हैं। और आने वाली 20 तारीख को इसका फैसला भी होने वाला है कि कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन हारेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हॉट सीट केदारनाथ सीट बनती जा रही है। बिल्कुल नवीन, हालांकि टिकट बंटवारे को लेकर भी कई सवाल कांग्रेस बीजेपी पर उठा रही है, तो बीजेपी कांग्रेस पर भी कई मुद्दों को लेकर घेरने में लगी हुई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने दिवंगत शैला रानी रावत की बेटी को टिकट ना देकर कहीं ना कहीं ये सवाल यहाँ पर खड़े कर दिए कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है। वहीं कांग्रेस के लिए बीजेपी कह रही है कि पहले कांग्रेस ने जो अव्यवस्थाएं फैलाई थी चारधाम यात्रा में और 2013 की आपदा में, पहले कांग्रेस उसे देखी कि उन्होंने कितना विकास किया है। देखिए अंजलि, निश्चित तौर पर टिकट का जो बंटवारा होता है वो प्रत्याशियों के हिसाब से होता है। कहीं ना कहीं शैला रानी रावत की बेटी भी दावेदार थी, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है कि किसी को भी नाराज नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में उनको भी कई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि जो टिकट का बंटवारा हुआ है पार्टी आला कमान द्वारा किया जाता है, तो प्रत्याशियों का किस तरीके से वहां पर फीडबैक क्या है, जनता के बीच में फीडबैक क्या है, इसको देखते हुए किया जाता है। क्योंकि सर्वे वहां पर बीजेपी की तरफ से भी वहां पर मौजूद किए गए थे, तमाम जो लोगों से उनकी राय जानी गई, आम जनता से राय जानी गई, इसके बाद टिकट दिया गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने जो चरणबद्ध तरीके से काम करने का काम करती है। वहीं कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है क्योंकि जो शैला रानी रावत थी वो पिछले इससे पहले कहीं ना कहीं वो कांग्रेस में थी, कांग्रेस विधायक रही है। तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है क्योंकि चुनावी माहौल है, तो एक माहौल जनता के बीच में बनाने का काम दोनों ही पार्टियों द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अब जब 20 तारीख को मतदान होगा, इसके बाद मतदान का फैसला आएगा, तो कहीं ना कहीं चीजें जो तस्वीर है साफ होती हुई नजर आएंगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों की मरम्मत को लेकर शिक्षा विभाग अपनी कवायद में जुट गया है, जिसके लिए अब शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को ए से लेकर डी तक की
4 श्रेणियों में बांटा है। इस बात पर उत्तराखंड की डीजी शिक्षा झरना कमठान ने दरअसल कहा कि ए श्रेणी में उन स्कूलों को रखा गया है जो पूरी तरह से ठीक है, जबकि डी श्रेणी में उन स्कूलों को रखा गया है जो जीर्ण स्थिति में है और जिसके लिए जनपदों को डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, इसमें अगर हम बात करें विद्यालय भवन की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में, तो जो 4 श्रेणियां हैं ABCD रखी गई हैं, जिसमें ए में तो जो अच्छी श्रेणी के स्कूल हैं जहां पे सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं वो आते हैं। डी श्रेणी जो है वो ऐसे स्कूल हैं जिनके भवन जो है जीर्ण स्थिति में है, तो उसके लिए जनपदों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे सभी स्कूल्स की डीपीआर तैयार करा लें। लगभग बेसिक में 1000 के आसपास और माध्यमिक में 14 स्कूल्स ऐसे हैं, जिसमें से कईयों के लिए तो बजट भी जारी कर दिया गया है। जितना बजट प्राविधान हमको इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ था उसके अनुसार जनपदों को धनराशि स्वीकृत करके रिलीज कर दी गई है और वहां पे निर्माण की कार्रवाई चल रही है। शेष स्कूल्स जो बचे हैं उनके लिए डीपीआर की बनाने की कार्रवाई चल रही है। जैसे ही डीपीआर प्राप्त होगी हम शासन को बजट रिलीज करने के लिए प्रेषित कर देंगे। उधर आपको बता दें कि हल्द्वानी में पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने विधायक सुमित्रा हृदय से मुलाकात करते हुए बताया कि पीसीएस की परीक्षा के पाठ्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी सिलेबस में भिन्नता देखने को मिली है, जिस पर कि हिंदी माध्यम से परीक्षा देने वाले पीसीएस के अभ्यर्थियों ने कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं इस पर विधायक सुमित्रा हृदय का कहना है कि ये लोक सेवा आयोग की नियमावली के खिलाफ है, जिसका अंग्रेजी के छात्रों को फायदा मिलेगा। बड़ी विसंगति है। पब्लिक सर्विस कमीशन की जो 2013 की नियमावली है वो साफ बोलती है कि अगर अंग्रेजी और हिंदी में सिलेबस बनाया जा रहा है तो एक समान होना चाहिए, उसमें कोई विसंगति नहीं हो सकती। लेकिन इसमें जो अंग्रेजी का सिलेबस इन्होंने दिया है और पेपर भी निकट है, अभ्यर्थियों को भी देर में पता लगा है, अंग्रेजी का जो सिलेबस दिया है उसमें 40% के ऐसे मार्क्स हैं जो हिंदी के पेपर में नहीं है, हिंदी के सिलेबस में नहीं है, जिससे कि जो हिंदी भाषी राज्य होने के बावजूद उत्तराखंड जो इंग्लिश मीडियम से ये एग्जाम देंगे उनको इसमें फायदा मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही है और इसकी जांच होनी चाहिए या फिर इसमें मिलीभगत है। मैं मान उधर हरिद्वार में सांस्कृतिक अध्यात्म और स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के लिए गंगा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 4 नवंबर को चंडी घाट पर उत्सव का आयोजन किया गया है। वहीं कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकारों के कई मंत्री अतिथि भाग लेंगे। बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य नदी संरक्षण को बढ़ावा देना है। देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।